गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द एग्जाम किट प्रैक्टिस सेशन। हम क्वेश्चन नंबर 112 करेंगे इस सेशन में, दैट इज रॉबिनेट के नाम से मिलेगा आपको ये, बिकॉज देयर इज नो कंफ्यूजन इन द बुक्स। नई बुक ही यूज करनी है। द प्रोविजंस समवॉट हैव चेंज्ड और नए साल को तो वैसे ही रेफर करना है। रॉबिनेट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको मैं एक्सेल पे कराऊंगी। एक्सेल पे देखते जाना कैसे कैसे हम किस चीज का फॉर्मूला कहाँ से अटैच करेंगे। 112 रॉबिनेट। This scenario relates to three requirements. Robinet ceased self-employment on 30th June 2022. She was then employed by Bird PLC for the 6-month period from 1st August to 31st January 23. Robinet commenced self-employment again in a new business on 1st February 2023. That means the question is a mixture of employment income plus trading income. Correct? बताओ। Correct? Yes, है ना? ma'am. तो ये दो हेड्स में इनकम आएंगी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं ताकि हम उस हिसाब से ही इसको डील करना चालू कर दें। कैलकुलेट रॉबिनेट्स टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर 22-23. You should indicate by the use of zero any items which are not taxable or deductible. इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जिन भी आइटम्स पे आपको ये एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, यू हैव टू मार्क देम एज जीरो एंड देन यू हैव टू गिव अ रीजन व्हाई अ पर्टिकुलर अमाउंट इज अलाउड और व्हाई अ पर्टिकुलर अमाउंट इज नॉट अलाउड। 12 मार्क्स का है, मेजर क्वेश्चन है। चालू करते हैं। मेरे साथ साथ ही कर रहे हो तो कॉपी में कर लो ताकि स्क्रीन पूरा दिखे। चलो पार्ट ए। तो पार्ट ए में क्या था? वो बोल रहा है कि इसकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है या इनकम टैक्स निकालना है। टैक्सेबल इनकम। टैक्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेट। करेक्ट? करेक्ट? Yes, ma'am. टैक्सेबल इनकम में दो हेड्स में मुझे इसकी इनकम निकालनी है, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेडिंग इनकम। ठीक है, बाकी कोई सेविंग इनकम या कोई और आएगी तो देख लेंगे। नाउ आई नीड टू लीव सम स्पेस और उसके बाद में मुझे चालू करनी चाहिए इसके वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट 1। एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेशन। चलो अच्छा, सबसे पहले तो ये लेके आए हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। ट्रेडिंग इनकम। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सीजिंग ऑन 30 जून 2022 से चालू होती हूँ। Robinet's trading profits for the final 14-month period of trading from 1st May 21 to 30th June 2022 was 106,900. This figure is before taking account of capital allowances. ये क्या ये क्लोजिंग ईयर्स नहीं हुए? बताओ। Yes, ma'am. दिस इज क्लोजिंग बिजनेस। तो क्लोजिंग बिजनेस या जो बिजनेस बंद हो गया, उसके क्या रूल्स हुआ करते थे? ओवरलैप प्रॉफिट्स को माइनस करते थे, राइट? Yes, ma'am. टैक्स Yes, ma'am. ईयर, टैक्स ईयर ऑफ सीजिंग, उससे पहले वाले जितने भी टैक्स ईयर्स हैं उनकी तो आप अलग से ऑनगोइंग बेसिस पे रिटर्न फाइल कर दोगे। लास्ट वाला पीरियड जो भी इनकम असेस नहीं हुई वो पूरा का पूरा ले लेंगे। ऐसा ही होता था, याद है? कुछ धुंधला धुंधला याद आ रहा है क्या? Yes, ma'am. तो मैं ये जो 14 मंथ वाला पीरियड है, सीम्स लाइक दिस हैज नॉट बीन टैक्स्ड, इसको टैक्सेबल इनकम में जोड़ लूं? जोड़ लूं? Yes. क्योंकि ये 30 जून 2022 को ये तो हमारे टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है, भले ही पीरियड 14 मंथ्स का है। इसका मतलब ये जो पूरा अमाउंट है, दिस हैज नॉट बीन असेस्ड टू टैक्स। इसकी पूरी की पूरी इनकम या ट्रेडिंग प्रॉफिट्स ले लो, 14 मंथ्स के पूरे ले लो, 106,900। करेक्ट? ले लूं पूरे? ले लूं? नाउ रिमेंबर दिस इज बिफोर कैपिटल अलाउंसेस, यानी मुझे अभी इसमें कैपिटल अलाउंसेस प्रोवाइड करने हैं। Any AIA in the final year of trading? No. Any FYA? No. Any WDA? No. तो काहे के कैपिटल अलाउंसेस? BC और BA. परफेक्ट।
जब बिजनेस बंद होता है, नो AIA, नो FIA, नो WDA, ओनली बैलेंसिंग चार्ज और बैलेंसिंग अलाउंस। तो चेक कर लेते हैं, बैलेंसिंग अलाउंस या चार्ज तो राइज नहीं हो रहा। सेकंड पॉइंट, द टैक्स WDV ऑफ द कैपिटल अलाउंस मेन पूल at 1st May 21 was 15,300. On 1st June, Robinet purchased a laptop computer for 2,600. तो रफ में यहाँ पे कैपिटल अलाउंस कैलकुलेशन बना लेते हैं। मेन पूल, मेरे पास मेन पूल में क्या है, बैलेंस कितने का था, 15,300. फिर परचेज लैपटॉप है, 2,600. AIA देना है, राइट अ नोट, नो AIA, इसमें no AIA. Why? Because the business is ending. Then comes, on the cessation of trading, Robinet personally retained the laptop computer. Its value on 30th June was 1,750, and the remaining items included in the main pool were sold for how much? 7,300 pounds. यानी कुछ आइटम्स तो बाहर वालों को बेच दिए, कुछ खुद ने रख लिए। पॉइंट ये है, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से तो दोनों आइटम गए ना किसी को तो गए। कितने की सेल हुई? बताओ, 9050 की सेल हुई कि नहीं हुई? कैसे हुई? मैंने इस 9050 में 1750 का जो लैपटॉप खुद ने रख लिया, ये अज्यूम किया है कि मार्केट प्राइस पे रखा होगा, और आपको इसको ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करना भी नहीं है। कोई भी आइटम अगर ओनर ले जाता है, गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस और एनीथिंग विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, उसको किस पे वैल्यू करते हैं? Sales पे. As if it has been sold to a third party. तो it has been sold to a third party at market price, उस वैल्यू पे ले लो। बाकियों को जो सचमुच बाहर पार्टी इसको बेचा है, that is sold at 7,300. करेक्ट? करेक्ट। अब जरा ये बताओ, ये जो पूल में बैलेंस बचा, मैं इसका क्या करूं? देयर इज नो बिजनेस, तो इस टैक्स WDV कैरिड डाउन, वेयर टू कैरी डाउन, द बिजनेस इज ओवर। पूरा कर दो, Balancing बैलेंसिंग allowance. अलाउंस कर दो। दिस इज बैलेंसिंग अलाउंस, Balancing पूरा का पूरा 8850 विल बी गिवन एज बैलेंसिंग अलाउंस। करेक्ट? करेक्ट। लगा दो इधर ऐसे। Then Robinet had unused overlap profits brought forward of 22,700. इसका क्या करते थे? इसको यहाँ जोड़ देते थे। करेक्ट? क्या करते थे? ओवरलैप Less प्रॉफिट करेंगे. लेस करते थे। ऐड नहीं, इनकम नहीं बनानी है। पहले ही ऑलरेडी आप इन पे 2 बार टैक्स दे चुके हो, डबल बार, तीसरी बार वापस दोगे? नो, दिस विल रिड्यूस योर इनकम इन द फाइनल ईयर ऑफ ट्रेडिंग। So what is the value? 75,350. बोलो, ये जो पुराना वाला बिजनेस है, इससे ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कितने आएंगे, ये हमें समझ आते हैं। मैम न्यू लैपटॉप पे इनडायरेक्टली AIA तो दे ही दिया बैलेंसिंग अलाउंस के थ्रू। उस नाम से नहीं दिया, बस ये कह लो। ठीक है, कोई नहीं, चलता है। अब आ जाओ। अच्छा, ये तो कर दिया, एम्प्लॉयमेंट बीच में ले लें। अब नेक्स्ट चीज क्या हुई? नेक्स्ट पीरियड जो था इसका था एम्प्लॉयमेंट का पीरियड। ये था 1 अगस्त से लेकर 31 जनवरी तक। एक बार महीने लिख लें इसके। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? August, September, October, November, December and January. Is it for 6 months? Yes. ठीक है, तो 6 महीने की तनख्वाह लेंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द 6-month पीरियड दे रखा है, Robinet was paid a gross monthly salary of 10,600 in respect of our employment. What will be the basic salary? 10,600 into 6 months. Correct? ठीक है? Yes ma'am. आगे बढ़ते हैं। Throughout the period, यानी इन 6 महीनों में, Bird PLC provided Robinet with living accommodation. The property is rented
by Bird PLC at a cost of 690 per month. This is higher than the annual value of the property. तो मुझे क्यों बता रहे हो? मुझे तो वैसे भी 690 पर मंथ लेना है और एडिशनल चार्ज लगा देना है ना? नहीं लगेगा एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा मैम, क्योंकि Basic प्रॉपर्टी रेंट लगेगा। पे लिया हुआ है परचेज Rent नहीं है पे वो है। प्रॉपर्टी, और प्लस वो रेंट तो पे ली हुई है। हाँ रेंट पे ली है Rent है, प्रॉपर्टी। rent है, प्रॉपर्टी purchase नहीं हो रहा है। To conclude all your answers, Yes. 75,000 से देखने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं इनकी है। खुद की है ही नहीं। एडिशनल चार्ज वहां अप्लाई होता है where the property is owned by the employer. It is not owned at all. तो काहे का एडिशनल चार्ज? There will be only basic charge. That too इन्होंने बता दिया कि एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी से ज्यादा कौन सा वाला ज्यादा है? है, रेंटल। रेंट ज्यादा है 690। तो क्या लू लिविंग अकोमोडेशन 690 into 6 12 6 सॉरी 6 Six. 6 6 6 सॉरी लिविंग अकोमोडेशन। यही कर देना कैलकुलेशन, लेकिन नीचे नोट में लिख देना नो एडिशनल बेनिफिट शैल अराइज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। 6 बोलो, ठीक है? आगे, Bird PLC also paid for the running cost related to the property and for the period from 1st August 22 to 31st January. These amounted to 1440. Is it a benefit? पूरा ले लो। और क्या? Yeah. Running expenses whenever are paid by the employer, they are the benefit for the employee. आगे बढ़ते हैं। Throughout the period, Robinet's 2-year-old son was provided with a place at Bird PLC's workplace nursery. The total cost to the company of providing this nursery place was 4,800. Workplace nurseries का एक अलग से सेक्शन है जो एक exempt benefits में include होता है। इसकी लिस्ट मैं आपको भेजूंगी, अलग से डाल दूंगी, अलग से देख लेना, क्योंकि पीपीटी में बार बार देखने से you will get afraid of it. इसमें नर्सरीज आती हैं बेसिकली जो ऑफिसेज में बच्चों के लिए क्रैच होते हैं, एम्प्लॉइज के बच्चों के लिए डे केयर फैसिलिटीज होती हैं। दे आर एग्जेम्प्ट, एम्प्लॉयर उसके लिए कुछ भी खर्चा उठा रहा हो वो सब एम्प्लॉइज के लिए दे रहा है, तो दिस इज नो स्पेशल बेनिफिट ऑन द एम्प्लॉय। हाँ, किसी की स्पेशल उठा रहा होता तो फिर हमें कॉस्ट टू एम्प्लॉयर लेना पड़ता, बट ये तो वर्क प्लेस नर्सरी है, एनी एम्प्लॉय कैन कम अप एंड पुट देयर चाइल्ड टू दैट नर्सरी, इसलिए ऐसी चीजें आर एग्जेम्प्ट, दे आर नॉट अ बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय। गॉट इट? कॉमन पार्किंग प्रोवाइड करते हो, सब एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करते हो, सब एम्प्लॉइज को लंच प्रोवाइड करते हो, दीज आर नॉट बेनिफिट्स फॉर द एम्प्लॉय, ठीक है? नर्सरी, तो नर्सरी का बेनिफिट विल बी 0। नेक्स्ट पे चलते हैं, कहां गए? हाँ, Robinette used her private car for business purposes during the period. She drove 5,200 miles in the performance of her duties, for which the company paid 35 pence per mile. की बोलची क्या होगा? Will it be AMAP type कुछ चीज? Yes, ma'am. हाँ जी। AMAP ही ऐसा होता है जिसमें एम्प्लॉय अपनी गाड़ी यूज कर रहा होता है। इसके डिडक्शन का हिसाब किताब कितना है, आपको क्या मिलता है वर्सेस AMAP का अलाउंस कितना है, ठीक है? अब देखते हैं मिला कितना और AMAP कितना अलाउ करता है कि आप इतना माइनस कर सकते हो। बेनिफिट ऑन प्राइवेट यूज ऑफ कार कितना मिला एम्प्लॉयर से? 5,200 into 0.35 0.35. ये मिला, लेकिन डिपार्टमेंट के हिसाब से कितना अलाउड होना चाहिए AMAP रेट्स के हिसाब से? फर्स्ट 10,000 माइल्स 5,200 तक into 0.45. 0.45 5,200 पे 0.45, यानी डिपार्टमेंट इज अलाउइंग 2,340, जबकि एम्प्लॉयर से मिला है 1,820। आपको नेट बेनिफिट कितना मिल जाएगा? 520 का अपनी इनकम में से माइनस करना। आइडियली अगर एम्प्लॉयर से कुछ नहीं मिल रहा होता तो आप AMAP के नाम पे 2,340 माइनस कर लेते, इतने अमाउंट से इनकम कम कर लेते, लेकिन इसमें से कुछ तो आपको एम्प्लॉयर ने दे दिया ना, तो अपनी जेब से आपने AMAP रेट्स के हिसाब से क्या पे किया है? सिर्फ 520, उसका बेनिफिट उठा लो, उससे ज्यादा का नहीं। गॉट इट? ध्यान है? ध्यान है या हवा हो गया? यस मैम।
यार और तो इसमें कोई एडजस्टमेंट दिख नहीं रहा, किसी और में से घुसेगा नहीं, तो क्लोज कर दूं इसको यहाँ पे। $6,860 is your employment income, total employment income, जो मैं यहाँ पे ऊपर डाल सकती हूँ अब। ठीक है, ठीक है। Yes, Yes. ओल्ड बिजनेस की ट्रेडिंग इनकम आएगी और एक न्यू बिजनेस की ट्रेडिंग इनकम आएगी। ओल्ड बिजनेस वाली ले लेते हैं, कितनी आ रही है थी? 73,350। न्यू बिजनेस की अभी निकालनी पड़ेगी, ये 2 पॉइंट आने वाले, ये न्यू बिजनेस से रिलेटेड ही है। चलो न्यू बिजनेस पे आ जाते हैं। कितने महीने खुला रहा है ये न्यू बिजनेस? सिर्फ फरवरी एंड मार्च, करेक्ट? करेक्ट। बोलो Yes, ma'am. बोलो बोलो बोलो, है ना? चलो देखते हैं। Robinhood's trading profit for the first 5 months of trading from 1st February to 30th June was 55,700. This figure is before taking account of capital allowances. Okay. The only item of plant and machinery owned by Robinhood and used in this business is office equipment, which was purchased for 26,200 on 1st February 2023. Business चालू होता है तो क्या करते हैं? Opening year rules. ओपनिंग ईयर रूल्स लगाते हैं। तो ओपनिंग ईयर रूल्स में सबसे पहले तो असेस हम ये करते हैं कि फर्स्ट टैक्स ईयर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। याद आया? Yes, याद ma'am. आया? Yes, ma'am. ओपनिंग ईयर रूल्स में फर्स्ट टैक्स ईयर कौन सा है? 22-23. में पहला टैक्स ईयर कौन सा आ रहा है जिसमें ये चालू हुआ है? दैट इज 22-23। 22-23 करेक्ट। फर्स्ट टैक्स ईयर का असेसमेंट कैसे होगा? Until April. Commencement to commencement to 5th, 6th, sorry, फिफ्थ 5th Commencement April. to 5th April. डेट ऑफ कमेंसमेंट टिल फर्स्ट फॉलोइंग 5th अप्रैल। यानी मेरे लिए ये डेट्स कौन सी हुई? 23 है ना ये? 1st Feb 23 to 5th First April Feb. 23. Yeah. To 5th April 23। कितने महीने हो गए जरा गिनना? 2 months. 2 months. 2 महीने बस, है ना? अब इसको मैं करूं कैसे? 2 महीने का पहले तो प्रॉफिट लूं 55,700 में से 2 महीने का ही कैपिटल अलाउंस लूं, राइट? वरना मैं ऐसा करूं कि इस पूरे प्रॉफिट में से कैपिटल अलाउंस माइनस कर दूं, फिर 2 महीने ले लूं, बात एक ही है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इजी ये लगता है कि मैं पहले 2 महीने का प्रॉफिट ले लूं, फिर 2 महीने का कैपिटल अलाउंस ले लूं। दैट इज मोर फ्लेक्सिबल टू मी। आप दोनों तरफ से कर सकते हो इसको, ठीक है? ठीक है। Okay, ma'am. Yes, ma'am. तो ट्रेडिंग Okay, प्रॉफिट्स हम ma'am. कितने लेने वाले हैं? 55,700 2 महीने के। ये है कितने महीने के? 5 मंथ्स के। लेस नेक्स्ट पॉइंट में कैपिटल अलाउंस की वैल्यूज दे रखी हैं, बता दो जरा क्या होगा कैपिटल अलाउंस? ये भी मैं 2 महीने पे प्रोरेट करूंगी। 26,200 का इसने इक्विपमेंट खरीदा, ये तो पूरा एआईए में आ जाएगा यार। हाँ जी. 10 लाख होता है एआईए, ये तो बहुत छोटा सा अमाउंट है। यानी पूरा का पूरा 18% लगाने से पहले ही एआईए में खप जाएगा, खत्म हो जाएगा सारा। इट विल बी एग्जॉस्टेड बाय एआईए। तो 26,200 का पूरा कैपिटल अलाउंस मुझे इसमें मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, ma'am. तो मैं कैपिटल अलाउंस 26,200 को भी 2/12 करूं या 2/5 करूं? 12. 12 5 यार, अभी तो 5 महीने तो निकले हैं। यानी मैंने क्या किया होता, मैंने प्रॉफिट जो 5 महीने का लिया है उसमें से ही ये माइनस किया होता, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट आता वो भी 5 महीने का ही तो आता। ठीक है, तो हर चीज को 5-5 महीने करते रहना। अरे यार ये माइनस ले लेते हैं,
एक मिनट रुको, इसको माइनस लेते हैं कैपिटल अलाउंस को। बताओ आपका प्रॉफिट क्या बच रहा है? 11,800, यानी 5 महीने का ही कैपिटल अलाउंस और 5 महीने का ये जो आपका कैपिटल अलाउंस एआई होता है ना 12 मंथ पीरियड के लिए होता है। आप अभी तो 5 महीने का ही असेसमेंट कर रहे हो, तो 5 महीने के बराबर का ही प्रोपोर्शन लोगे। बाकी बचा हुआ जितने भी महीने हैं वो नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे, जैसे भी जाएंगे। ठीक है, समझ गए? इसके तो अलावा इसमें कुछ दिख नहीं रहा। न्यू बिजनेस की इनकम पे आ जाओ। अगर एग्जाम में तुम इसको गलत कराए 1 नंबर चला जाएगा, इसलिए पैनिक मत करना। कहाँ गया? ये रहा 11,800। ठीक है, डन। तो मेरी ट्रेडिंग इनकम क्लोज कर दूं यहाँ पे? आगे तो दिख नहीं रही है ट्रेडिंग इनकम कुछ भी। एक नया ही हेड दिख रहा है प्रॉपर्टी इनकम के नाम का, दिख रहा है? यस मैम। Yeah. तो लगा देते हैं प्रॉपर्टी इनकम। आई नीड वर्किंग नोट 3 नाउ। ओह, वर्किंग नोट 4। चलो प्रॉपर्टी इनकम पे आते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड 1 अगस्त टू 31 जनवरी, पूरा साल नहीं हुआ मतलब, महीनों महीने गिनना यार एक बार, कितने आ रहे हैं? 6 months, ma'am. 6. 6 या 7? 6. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 months. जनवरी। 6 मंथ्स। तो ये प्रॉपर्टी इनकम 6 मंथ्स की राइज होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड 1 अगस्त 22 to 31 January 23, Robinette let out her main residence at a monthly rent of £1,100. Robinette lived in this property up to 31st July 22. Okay, and then again from 1st February onwards, यानी उससे पहले वो खुद भी रह रही थी और इन 6 महीने के बाद में फिर से खुद आके रहने लग गई। यानी ये लेट आउट नहीं था, ये सिर्फ 6 महीने के लिए लेट आउट था। ठीक है, दी ओनली एक्सपेंडिचर, बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि कोई डिफॉल्ट इन रेंट पेमेंट नहीं है, देयर इज नो डिफॉल्ट। 6 महीने के लिए किराए पे दिया गया था ये। दी ओनली एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय रॉबिनेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द लेटिंग वाज इंश्योरेंस, £624 का, फॉर द ईयर एंडेड 5 अप्रैल 23। अच्छा, मुझे ये देखना पड़ेगा किस ईयर को पर्टेन करता है, क्योंकि डिफॉल्ट बेसिस तो हमेशा एक्रूअल बेसिस होता है। कैश बेसिस। नो मैम, कैश Cash होता है। basis. Cash basis होता है, ma'am. तो ये किस पीरियड को पर्टेन करता है? दिस इज इररेलेवेंट फॉर मी, एटलीस्ट फॉर दिस केस। यू हैव टू मेंशन दिस। ठीक है, देन रॉबिनेट हैज ऑप्टेड टू कैलकुलेट हर प्रॉपर्टी यूजिंग द accrual basis. चलो कोई बात नहीं, तब भी फर्क नहीं पड़ता, because it pertains to your period. Then rent a room relief is not available in respect of the letting. Okay, this is a house let, not a room let. तो चलो प्रॉपर्टी इनकम निकालते हैं। रेंट रिसीव्ड नहीं, रिसीवेबल लिखना आप। सो हाउ मच इज द रेंट रिसीवेबल? 6 महीना। 1100 into 6. करेक्ट। खर्चा बोलो। Insurance, ma'am. Insurance. माइनस, ये क्या साल का था कि पूरा ही होगा ना for the year. फॉर द ईयर है ये तो? तो For the year. हाँ, नहीं. तो 6 to प्रॉपर्टी 4 इनकम divided में by 12. ये तो पूरे साल का है, आपको कितना चाहिए? 6 months. Divide by 12 into 2 into 6. 624 पूरा नहीं मिलेगा। साल के 6 महीने ये घर प्रॉपर्टी इनकम हेड के अंदर था ही नहीं, आप तो खुद रह रहे थे उसके अंदर। तो प्रॉपर्टी इनकम जिस पीरियड की है उसी पीरियड के खर्चे होने चाहिए। तो उसी पीरियड का खर्चा मतलब 6 महीने का इंश्योरेंस, सिर्फ 6 मंथ्स का माइनस करना। उसके अलावा कोई लोन दिख नहीं रहा है। मैम, हाँ जी बोलो। अगर ये कैश बेसिस होता तो हम फुल पूरा लेते, पूरा तो लेते। फुल लेते हैं ना। हाँ, तो हम पूरा ले लेते 624। एक्चुअली तो मैं वही ले रही थी, क्योंकि थर्ड पॉइंट में जाके बोले अक्रूवल। मैं तो कैश बेसिस ले रही थी और फिर मैंने तो बोला भी था अभी कि 624 माइनस कर देंगे, किसी भी साल का हो। नीचे देखते ही अक्रूवल बेसिस निकल के आया। ठीक है, गॉट इट? यस मैम। चलो ये अपन पहुंच गए 6288 पे भी आ गए। और कुछ है क्या इसमें? आगे तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न और ये सब दिख रहा है। करो यार, क्लोज करो इनको फिर। वर्किंग इतनी ऊपर नीचे हो जाती है ना, इट्स कहाँ गई? ये रही 6288। करें, लगा दें टोटल इनकम कितनी आ रही है। एक बड़ी बढ़िया सी चीज होने वाली है इस क्वेश्चन में। जस्ट टेल मी क्या होने वाला है।
1 लाख से ऊपर जा रही इनकम पीए का वही हो जाए। पीए बिल्कुल सही। दिस इज विच इनकम? टोटल है कि नेट है? वैसे तो टोटल ही है, पर रिलीफ का कुछ Total दिख है, नहीं रहा आगे। पर नेट में नेट हो जाएगी नेट। नेट ही कर देती हूँ उसको। लेस एनी पीए? बहुत ज्यादा निकल Zero. गया यार। नो पीए। Zero, ma'am. No PA. Please give a note here. Give a note. As the adjusted income is exceeding 1 lakh, PA will be reduced. और ये 125 वाला जो सेंटेंस है ना, वो तुम्हें उसमें मिल जाएगा टैक्स रेट्स में। This is your taxable income 162,098। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है 12 नंबर का। अब मैं तुम्हें 2 मिनट के लिए अभी एक्सरसाइज दे रही हूँ, क्विकली मुझे इस पर टैक्स और कैलकुलेट करके दे दो। ये इन्होंने नहीं पूछा है, लेट्स डू इट। What will be the tax on this income? क्या हो गया? एक ही तरह की इनकम तो है, नॉन सेविंग्स। Seven four eight six nine. ऐसा ही कुछ? यस बिकॉज देयर इज नो अदर हेड ऑफ इनकम, आप सीधा सीधा यही ले लोगे। ठीक है, डन, क्लियर एवरीवन? यस ये तुम्हारे नोट्स के लिए लिखा है, एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली डू इट। ये जो मैंने ये माइनस माइनस करके लिखा है ना, इसको थोड़ा सा लिखने से फायदा ये हो जाता है कि आपको क्लियर होता है एग्जैक्ट कि आप कर क्या रहे हो। इसमें से अगर कोई भी पे ही हुआ तो कर देते हैं मैम, लेस कर देते, फिर उसके बाद Less कर वो देते। क्योंकि बीच में वो किसी पीरियड में एम्प्लॉय भी था, तो बिल्कुल हाँ। पॉसिबल है कि यहाँ पे ही पिक्चर में आता। ठीक है, yes. चलिए, सो ये आपका क्वेश्चन होता है। इसका बी पार्ट में नहीं करा रही हूँ, इट्स थ्योरी, एक बार रीड कर लेना। रिकॉर्ड्स कितने साल रखना पड़ेगा उसको? 5 साल रखना पड़ता है एक ट्रेडर को। ठीक है, HMRC सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिटर्न तक कॉम्प्लायंस चेक कब कब कर सकता है? मुझे डर लगता है ऐसे क्वेश्चन से। एक बार पढ़ लेना तुम लोग। ओके, अबे ओके, ओके मैम। आई टेक इट एज यस। हाँ यस। बिकॉज वो मेरे बस के बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब अपन कौन सा कर रहे थे? 111, सॉरी। कर लेते हैं, टाइम बच रहा है, लेट्स डू इट। वाह, हमने 40 मिनट्स में कर लिया। अब तुम्हारे लिए टारगेट है, यू हैव टू कंप्लीट दीज क्वेश्चंस इन लेस देन 40 मिनट्स। ठीक है, रिवीजन टाइम पे ना? हाँ, रिवीजन टाइम पे तो स्पेसिफिकली इट शुड बी डन इन 40 मिनट्स। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड में करना। यू शुड टेक लेसर टाइम एज कंपेयर टू व्हाट आई एम टेकिंग। इन एनी केस, मैं पढ़ा पढ़ा के बोल रही हूँ, तुम्हें डायरेक्ट करना है, तुम्हें किसी को नहीं पढ़ाना है। ठीक है, ईथल वाला क्वेश्चन करते हैं। अपने आप में अलग सा क्वेश्चन है, बट डिफरेंट है और छोटा है। बट छोटा है, मैं बोल रही हूँ बट डिफरेंट है। वैसे तो अलग है पर डिफरेंट है। चलो, Ethel Brown started to run a small bed and breakfast business as a sole trader on 6th April 2022. She prepared her first accounts for the year to 5th April 2023. No लड़ाई at all. अपने टैक्स ईयर से बिल्कुल कोइंसाइड करते हुए उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी प्रिपेयर कर दिए।
period of account is ending on 5th April. बहुत ही बढ़िया. She has read about the cash basis of accounting and HMRC's flat rate expense adjustments, which are intended to simplify tax accounting for small businesses. Cash basis of accounting की बात हो रही है. तो cash basis of accounting में क्या होता है? Straight forward होता है, जो question बोलता जाए वो करते जाओ. अपना दिमाग लगाना ही नहीं है. देखो. In the year to 5th April 23, she has the following transactions. Ethel earned income of 74,500 during the year. At 5th April, 10,000 of the income was still outstanding. क्या बोलते हो? 64,500 इनकम हो जाएगी. इनकम या रेवेन्यू या रिसीट्स, आप कितनी बुक करेंगे? हुई तो इसकी 74,500 की है, लेकिन इसमें से 10,000 तो मिली नहीं. एंड कैश बेसिस स्पेसिफिकली मींस जो मिला उसकी बात करो भैया, जो पे किया उसकी बात करो. वो किस पीरियड को पर्टेन करता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है. क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? हाउ कम दिस गॉट 64,500? बोलो. यस मैम. ठीक है. नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ 25,000 pounds in respect of food, utilities and other household costs. She lives in part of the bed and breakfast premises with her husband and 2 children, and 35% of the food, utility and other household costs relate to their private use. The HMRC flat rate private use adjustment for 4 occupants is 7,800 pounds. What should I do? 25,000 का 65% लेंगे और 7,800 का भी 65%. Okay, so there, 7,800 here it पूरा. is a small change. बोलो बोलो बोलो. 7,800 पूरा लेंगे आई थिंक मैम, फ्लैट रेट प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट के लिए. ये एक था ना नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट. मैम 7800 को ऑक्यूपेंट्स के हिसाब से डिवाइड कर देंगे. अच्छा रुको एक बार. फूड एंड यूटिलिटीज लिखूं इसको बस. ठीक है. ये खर्चा है जो अलाउड माना जाता, क्योंकि उसी प्रेमाइस में हो रहा है जिस प्रेमाइस में एग्जैक्टली आप बिजनेस भी चला रहे हैं और रह भी रहे हैं. करेक्ट? ये बात समझ आती है. टोटल खर्चा कितना है? 25,000 का. क्या इसमें किसी को दिक्कत है? नो मैम. अब लेकिन आगे क्या हुआ? जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम होता है ना ट्रेडर्स के लिए, उसमें जो जो HMRC बोलती है वो करते चलो. लास्ट लाइन थोड़ी सी घुमा रही है. ये लाइन क्या बोल रही है? The HMRC flat rate private use adjustment for 4 occupants of business premises 7,800. तुम बोल रहे हो इसमें से 35% प्राइवेट यूज का है. HMRC कह रही है हम प्राइवेट यूज के नाम पे 7,800 पाउंड मानेंगे. सॉरी मांगेंगे नहीं, मानेंगे. वो कैलकुलेट करके दे रहे हैं, मतलब 7,800 बिल्कुल. डायरेक्टली 25,000 में Don't go से into 35% और 65%. 25,000 अलाउड होना चाहिए था, इसमें से 7,800 डिसअलाउड हो जाएगा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू प्राइवेट यूज. गॉट इट? यस मैम. ठीक है. ये सबको क्लियर हुआ? सो दिस इज वेरी डायरेक्ट. क्वेश्चन खुद बोलता है. इस लाइन का मतलब समझना. HMRC बोल रही है प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट बिजनेस प्रेमाइसेस का 4 लोगों के लिए 7,800 का वैल्यू करना तुम लोग. यानी आप 35% के हिसाब से वैल्यू मत करना. 7,800 is the value where 4 people are living in the premise and using it for private purposes. तो उस private use का amount HMRC has given you 7,800 है. यानी 25,000 में से 7,800 relates to private use. Remaining you can allow. ठीक है? समझ गए? Ma'am, this flat rate private use adjustment is only used in cash basis. Cash right? basis, yes. Otherwise अभी accrual होता ना तो मुझे 25,000 का 35% disallow Yeah. करना पड़ता. Okay. Okay. ठीक है. उल्टा, और हम क्या कर रहे होते? नेट प्रॉफिट में प्लस कर रहे होते. यहाँ पे हम चालू क्या कर रहे हैं? जो पैसा आ रहा है वो प्लस, जो जा रहा है वो माइनस. The approach is absolutely different because you will not get net profit here. नेट प्रॉफिट तुम्हारे पास होगा ही नहीं. ये देखो क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं. आगे 2 एडजस्टमेंट्स हैं. ठीक है. और हर बार ये क्या बोलेगा? आप कैलकुलेट करो ट्रेडिंग प्रॉफिट को. ठीक है. Okay.
छोटा बिजनेस होता है ना, उसको अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना भी नहीं आता। दैट्स द रीजन कि भैया तुम्हें जहां से पैसा मिले वो लिख लो, जहां पैसा दे रहे हो वो माइनस कर दो। अब ये फूड एंड यूटिलिटीज का आ जाओ, क्या लिखूं इसको? 25,000 में से 7,800 अलाउड नहीं होगा, बचा हुआ यही अलाउड होगा, यानी 17,200 ही अलाउड होगा टू बी डिडक्टेड। 7,800 इज फॉर प्राइवेट यूज। ओके ओके, Okay, ma'am. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट का बताना। On 1st June 2022, Ethel paid a car dealer 14,000 by check for a car with CO2 emissions of 40 grams per kilometer. Okay. She also made payments totaling 3,000 pounds related to the running cost of the car for the year. She has used the car 40% of the time for private purposes and she drove 11,000 business miles during the year. सिर्फ इससे रिलेटेड क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं बोला, छोड़ो, क्या करें? AMAP or 11,000. AMAP is applicable where an employee uses his own car for business. यहाँ पे ये क्या है? बिजनेस भी खुद का ही है, गाड़ी भी खुद की है। वहां AMAP वहां अप्लाई होता है जहां पे आप अपनी पर्सनल कार को बिजनेस के काम लेते हो, और बिजनेस किसी और एम्प्लॉयर का होता है, आप तो एम्प्लॉय होते हो वहां पे, ये तो आप मालिक हो, तो यहाँ AMAP नहीं आएगा। इसको कॉमन सेंस लगा के सोचो क्या होना चाहिए। गाड़ी के लिए आपने 14,000 पाउंड्स पे कर दिए, 3,000 आपने रनिंग कॉस्ट के पे कर दिए, गाड़ी का टोटल खर्चा 17,000। इसमें से आपने प्राइवेट पर्पसेस में कितनी बार यूज किया? 40. तो 60 40% डायरेक्टली of the अलाउ कर time. दे। तो 60 डायरेक्ट अलाउ करें? मतलब मुझे नहीं पता, स्लाइड खोल के चेक करो जल्दी से, उसमें इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। बी क्विक। क्या लिखा हुआ है? ये कोई एम्प्लॉयर की गाड़ी, एम्प्लॉयर का केस थोड़ी है। स्लाइड खोली है तुमने? कौन सा चैप्टर है ये? ट्रेडिंग इनकम? मैम एम्प्लॉयमेंट इनकम है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम। बताओ। AMAP for business miles. अरे यार AMAP ये कोई एम्प्लॉय थोड़ी है। मतलब मुझे अगर सरकास्टिकली बोलना है तो मुंह भी बनाना है फिर साथ में, ताकि बहुत एविडेंट हो कि सरकास्टिकली बोल रही हूं मैं। अरे जब बोला है इसमें फ्लैट रेट सिस्टम में दो सिस्टम्स चलते हैं। नंबर 1 ये जो हम अभी हमने किया था, ये जो अमाउंट का था। दूसरा आपको बिजनेस माइल्स के लिए, यानी गाड़ी जब भी भाग रही है उसके लिए क्या लेना है? AMAP लेना है। दोनों एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना। गॉट इट? और बोलने के बावजूद भी किसने बोला था पहले ये AMAP ले लेते हैं? I said. हरप्रीत, मैंने घुमाया और तुम घूमी। ऐसे मत करो यार। चलो देखो आगे। तो AMAP लगाना है साहब, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ। कितने माइल्स भागी है गाड़ी उसकी? 11,000। क्या 11,000. रेट थी AMAP की? रफ में करना है इसको, मतलब रफ में क्या, वर्किंग नोट में। AMAP आएगा 11,000 माइल्स तक, नहीं सॉरी 10,000 माइल्स तक 0.45. पाउंड्स। तो ये कितना आता है? और ये इसकी गाड़ी 11,000 भागी है, तो 10,000 पे
0.45 remaining. Point 25. एकता, आपके पास छोटे बेबी की आवाज कैसे आ रही है? हाँ एकता, Yeah, my sisters. अच्छा Yeah. ओके ओके, मेरे को लगा कहीं मेरी जैसी फाइट में कोई और भी तो बच्चा नहीं है जो फैमिली भी संभाल रहा है और पेपर भी दे रहा है। I have 2-year-old. ओ गॉड भाई साहब, To be honest, yes. I also have. बॉयज सुन लो, अरे बच्चे ना ये खून पी जाते हैं। चलो नेक्स्ट। On 1st March, she acquired an item of kitchen equipment for 350 on credit terms. Credit terms. She paid the supplier's invoice on 15th April 2023. मुझे इससे क्या मतलब है? कैश बेसिस में तो जो भी पे हुआ वो मुझे देना है, तो 350 माइनस कर देते हैं। मैम उसने भी पे नहीं करा। मैं माइनस कर देती, but it has not been paid during the tax year. That's the reason. तो I cannot reduce it, right? ये कैश बेसिस पे आपका हिसाब किताब हो गया पूरा। 42,550 का इसका ट्रेडिंग इनकम बनती है if she is booking her tax adjusted trading profits as per cash basis। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला, नेक्स्ट वाले में बोल रहा है कि भाई एक्रूअल बेसिस पे भी करके बता दो, तो चलो अपन कर लेते हैं एक्रूअल बेसिस पे भी। पार्ट बी, तो एक्रूअल बेसिस में क्या था, व्हाट वाज इट? कहीं पे कोई चेंज आना है? बताओ, एक्रूअल बेसिस पे सबसे पहले तो मैं इनकम कितनी डालूं या फिर रेवेन्यू कितना डालूं? Full. अब माइनस 10,000 मत करना, इट हैज टू बी कंप्लीट 74,500। कुछ पैसा नहीं मिला, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपकी नेक्स्ट आइटम मुझे ऊपर फूड एंड यूटिलिटीज दिख रही है, इस पे क्या करूं? अब हम यहाँ पे कोई 7800 कंसिडर नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 35% प्राइवेट यूज का था, मैं अलाउ कितना करूंगी? सिर्फ 65%। करेक्ट? अरे करेक्ट Yes, ma'am. कर दो, 16,250 माइनस कर दो। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, गाड़ी। गाड़ी का अभी मैंने स्लाइड दिखाई थी ना तुम्हें, एएमएपी किसमें यूज करते हैं? कैश बेसिस में। यहां क्या करूं? गाड़ी भागने की कॉस्ट पे मिल जाएगा, लेकिन जो गाड़ी की 14,000 वाली कॉस्ट है, इस पे क्या मिलेगा? Capital allowance. ठीक है, तो लेस पहले तो करते हैं रनिंग एक्सपेंसेस। वैसे हम पूरी ले लेते, लेकिन रनिंग एक्सपेंसेस भी आधे उसके पर्सनल यूज के लिए आ रहे हैं। तो 3,000 का कितना पोर्शन मिलेगा? अलाउड कितना होगा? 60%। बताओ, ये पॉजिटिव कैसे हो गया यार? बताओ, 3,000 का 40% ऑफ द टाइम्स कार इज रनिंग फॉर प्राइवेट पर्पसेस, यानी 60% ऑफ द टाइम्स तो ऑफिशियल काम के लिए भाग रही है ना, 60% वाले को अलाउ करो। दूसरा, जो गाड़ी के लिए पेमेंट हुआ है, यानी कि गाड़ी परचेज करी है, यानी कैपिटल अलाउंस, मेन पूल का आइटम आता है। एलिजिबल फॉर एआईए? No, ma'am. No. एलिजिबल फॉर एफवाईए? No. No, ma'am. देन WDA, ma'am, 18%. लगाओ, लगाओ भाई कैपिटल अलाउंस। यार पर ना इसमें और भी कई आइटम है, किचन इक्विपमेंट भी खरीदी है इसने, तो किचन इक्विपमेंट भी तुम्हारी चली जाएगी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, एंड दिस वुड बी एलिजिबल फॉर एआईए। Yes, yes, ma'am. ठीक है, तो मैं क्या करूं, छोटा सा बना लूं क्या कैपिटल अलाउंस का? हमारे पास कोई बैलेंस है नहीं, दैट मीन्स देयर इज नो टैक्स WDV। इसको तो कर देना जीरो। मेन पूल में बना रही हूं मैं ये, स्पेशल पूल का तो कोई आइटम है क्या? प्राइवेट यूज जरूर है, प्राइवेट यूज है नहीं है? Yes, ma'am. चलो, टैक्स WDV जीरो।
वी हैव परचेज्ड व्हाट? कार। कितने की परचेज करी? 14,000 की। 14,000 को ना FYI मिलेगा ना कुछ और मिलेगा, इसको किस हेड में लेके चाहूं? ये प्राइवेट यूज में, करेक्ट? Yes. ठीक है, AIA देना नहीं है इसमें। उसके अलावा किचन, एक और एडिशन है किचन का, किचन की मैम KI, प्राइवेट यूज में क्यों लेकर गए? वो खुद क्योंकि वो बंदा खुद यूज के कर लिए रहा है ना ले रहा है। 40% टाइम्स। ठीक है, ठीक है। 350 मेन पूल and 350, sorry, not the main pool. I need to deduct AIA here. तो मेन पूल में कितना जाएगा बताओ? 0 चला गया मेन पूल में, बताओ। Got it, ma'am. ठीक है, WDA लगा दें अब। कितने रेट पे? 18% पे? Yes, ma'am. 6% पे तो नहीं। No. 40 ग्राम्स की है। स्पेशल पूल में जाने के लिए कितने ग्राम्स चाहिए? 50। याद है 50 ग्राम से ऊपर वाली गाड़ियां कहाँ जाएंगी? स्पेशल रेट पूल में। सही है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. मेन पूल में 50 ग्राम्स तक की गाड़ियां जाती हैं, उससे ऊपर वाली स्पेशल रेट पूल में जाएंगी। तो ये मुझे इस पे लगाना पड़ेगा 18% का कैपिटल अलाउंस। माइनस में लगाती हूँ, लेकिन इसमें अलाउड कितना होगा इसका? 60% will be allowed. 60% अलाउड होगा। हाँ, ऐसा क्यों? देखो हुआ 60% अलाउ, और इधर AIA का ये अमाउंट, बस खत्म। सो व्हाट इज द टोटल कैपिटल अलाउंस फॉर द ईयर? इज इट 1862? बताओ सबको कैपिटल अलाउंस कैलकुलेशन समझ में आई क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेल को लिंक करना प्लीज, डू नॉट मैम एक बार वो फूड में जो हमने 16 to 50 वाली अमाउंट ली वो बता दो। 16 to 50, ये हाँ जी। ये मैंने सीधा सीधा क्या किया? 35% ऑफ द फूड एंड यूटिलिटीज आर टुवर्ड्स देयर पर्सनल कंजम्पशन। पर्सनल यूज, ठीक है। एक मिनट रुको, ओ ये कहाँ से सेल लिंक हो गया? तो मैंने इसका सीधा सीधा 35% ले लिया जो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए था। ये देखो 35% ऑफ द फूड यूटिलिटी एंड हाउस होल्ड कॉस्ट रिलेट टू देयर प्राइवेट यूज। तो एक्रूअल बेसिस में तो ये अलाउड ही नहीं होगा। अलाउड क्या होगा? बचा हुआ 65%, यानी टोटल खर्चे में से 65% विल बी अलाउड। ओके, ठीक है जी। तो हम ये इधर पहुंच गए, ये हो गया। किचन का अपन ने क्या किया? किचन को उधर डाल दिया, और कुछ? बस खत्म। किचन चली गई कैपिटल अलाउंस कैलकुलेशन में, 14,000 की गाड़ी उधर चली गई, रनिंग एक्सपेंसेस अपन ने बिजनेस के दे दिए, और फूड एंड यूटिलिटीज दे दी। हो गया, डन। कुछ रह तो नहीं गया? खामखाती लाइन छोड़ दी। सो दिस प्रॉफिट कम्स आउट टू 54,588। बताओ समझ में आया सबको? एक्रूअल बेसिस के हिसाब से 54,588 का ट्रेडिंग प्रॉफिट है, टैक्सेबल ट्रेडिंग प्रॉफिट। जबकि कैश बेसिस के हिसाब से देखो, अब समझ में आई कैश बेसिस क्यों यूज करता है स्मॉल बिजनेसमैन? कैन यू सी दिस नाउ? सी दिस डिफरेंस? इसलिए स्मॉल बिजनेसेस ऑप्ट करते हैं कि यार हमें प्लीज ये यूज करने दो, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डन, पूरा क्वेश्चन समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, अब कैश बेसिस को आराम से हैंडल करना। कैश बेसिस पिछले कुछ टाइम से बार बार एग्जाम में आ रहा है, बिकॉज दिस इज क्वाइट वियर्ड, और इसमें आपको प्रोविजंस अप्लाई करने की बजाय थोड़ा सा कॉमन सेंस ज्यादा अप्लाई करना है। प्रोविजंस तो इसमें बस ये दो ही आते हैं, AMAP वाले, और ये जो प्राइवेट यूज का एडजस्टमेंट अपने आप HMRC देता है वो, यानी फ्लैट रेट्स यूज ज्यादा करनी। और इसमें क्या होता है, मिक्सअप हो जाता है अक्रूवल और कैश बेसिस, बच्चा वही गलती करता है। इस क्वेश्चन को लिखो, आपको लास्ट के रिवीजन टाइम में इसको रिवाइज करना है। और ये रॉबिनेट वाला अपन ने किया था, ये आसानी से हो गया, डू नॉट रिवाइज अगेन। एक बार अभी वापस करना, देन फिनिश इट ऑफ।
फिर वापस आपको इसको रिवाइज नहीं करना, ये एक बार में आराम से हो जाएगा। लंबा दिख रहा है बट प्रोविजंस तुम लोगों को याद आ गए थे एक झटके में ही। ठीक है, गॉट इट, गॉट इट। Yes, ma'am. ठीक है, अब सेक्शन सी के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। जो ऐसा लगे क्वेश्चन कि भाई ये पार्टनरशिप से रिलेटेड है, मैंने ट्रैकर में लिखा हुआ है, वो अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। एक बार पहले इंडिविजुअल पे कर लो, वंस दैट विल बी डन, उसके बाद में बाकी पार्टनरशिप्स और इस पे आएंगे। नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेक अ हैबिट दैट डेली यू हैव टू डू वन सेक्शन सी क्वेश्चन। उससे ज्यादा नहीं करना, लेकिन एक करना। ठीक है, एक एक करते जाना, प्रेशर आएगा ही नहीं बिल्कुल भी करने का। तुम्हें एग्जाम किट अगर मैं दिखाऊं, आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं करने को? ये पूरी स्क्रीन पे दिख रही है ना? Yes, ma'am. हम्म, देखो ये सेक्शन सी के अलग दिख रहे हैं। 99 से, जैसे 128 से 131 आपको नहीं करने, यू कैन डू टिल 137। तो 137, 99 से 137 कितने क्वेश्चंस हुए? 38 क्वेश्चंस, जिसमें से मैंने सिर्फ 3 ही कराए हैं। 35 क्वेश्चन तुम कैसे करोगे? वीकेंड्स पे तुम करोगे 4-4, 5-5 क्वेश्चन, वीकडेज पे तुम करोगे सिर्फ एक ही क्वेश्चन। और इसमें से कई ऐसे होंगे जो बहुत ही छोटे होंगे, जैसे सेल्फ असेसमेंट पे पूरा का पूरा थ्योरी क्वेश्चन पहले आया करता था, 2018 ऑनवर्ड्स नहीं आता। तो इन 3 क्वेश्चंस को आपको सिर्फ रीड करना है और कुछ नहीं करना, लास्ट वाले 135, 36, 37 को। ठीक है, उसके अलावा पार्टनरशिप के ये 4 नहीं करने, बाकी क्वेश्चंस रोज एक एक उठाते जाओ। दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट। और इनमें से मैं 1-2 क्वेश्चंस और तुम लोगों को ना करके दूंगी, जैसे ट्रेडिंग लॉस में से एक और रिकॉर्ड करके डालूंगी। यू कैन लीव दिस नॉर्मा वाला क्वेश्चन, ये कभी भी एग्जाम में आया नहीं है, ये दूसरे एग्जाम से इन लोगों ने उठाया है। नॉर्मा वाला छोड़ दो, बाकी तुम कर सकते हो सारे। और इसमें से 1-2 क्वेश्चन और मैं दे दूंगी, जैसे ये तो उसका दिख रहा है पार्टनरशिप का। यू कैन लीव दीज फर्स्ट, इथल वाला तो मैंने करा दिया अभी, ये तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, इसमें से 1-2 और करा दूंगी मैं, 1-2 ना इसमें डाल दूंगी रिकॉर्ड करके। रिचर्ड ट्रायर अपन कर चुके हैं। मैम which one we can leave? 109. 109, 10, 11, 11 तो मैंने करा दिया, बट नाउअडेज कैश बेसिस इज कमिंग। ठीक है, पर तुम लोग अपने लेवल पे इसको ट्राई करना चालू कर दो। इट्स जस्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस। कहीं पे भी लगे कि यार मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, पीछे जाओ, देखो तुम प्रोविजन में कहाँ गलती कर रहे थे, और उसमें अगर लगे कि नहीं यार ये प्रोविजन ऐसे लगना नहीं था, मार्केट, और फिर आस्क इन द प्रॉब्लम क्लास और पहले डिस्कस कर लो, मे बी समबडी एल्स वुड हैव डन दैट। ठीक है, समझे? तो इफेक्टिवली तुम्हारे पास ये 30 क्वेश्चंस होते हैं। 30 क्वेश्चंस शुड बी डन इन नेक्स्ट 15 डेज। हम 23rd पे बैठे हैं, 7-8 मई तक इट शुड बी डन। ओके, समझ गए? Ma'am, asking NIC recording. Or have you done that? हाँ हरप्रीत, NIC. come again? Have we done NIC? No, NIC and partnership I'll give you in the coming days. NIC and partnership actually, NIC के साथ बहुत छोटा सा पोर्शन होता है, वो टैक्स के बाद में कैलकुलेट होता है। तो it's quite small because this week I was just worried कि मैं वापस से back to pavilion हो जाऊंगी, तो I may fall ill again, but now I am quite stable. तो अभी तुम्हें NIC और पार्टनरशिप मिल जाएगी, बट उसकी वजह से कुछ भी नहीं रुकेगा। Okay. ठीक है, that is just a small portion. Except for NIC, complete everything. NIC out of 15 questions is just 2 marker portion. बाकी सारा कर लो। ओके, समझ गए? अब जैसे ये लेटेस्ट वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। पॉपी वाला क्वेश्चन है, ये 22 में आया हुआ है, जून 22 में। दीज आर फॉलोइंग द लेटेस्ट पैटर्न, बट एग्जाम किट के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी होते हैं सेक्शन सी के, तो इस पे पैनिक नहीं करना। तुम्हें दिक्कत आ सकती है ट्रेडिंग लॉसेस पे, तो एक बार अभी इस बार मैं ये कर लेती हूँ, ट्रेडिंग लॉसेस तुम लोग लास्ट में उठाना। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन कम आता है, देखो कब के आए हुए हैं लास्ट। 2016 was the latest when it came in the exam.
तो इसमें से ये 16 वाला मैं करा दूंगी, मैं आई विल जस्ट रिकॉर्ड इट एंड यू कैन वॉच इट एनी टाइम। समझ गए? ट्रेडिंग लॉसेस को बाद में करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पहले कर लो, एम्प्लॉयमेंट पहले कर लो, ये वाला, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शंस। समझे? ठीक है, Yes, ma'am. चलो जी, देन लेट्स टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट विद कॉर्पोरेशन टैक्स। ओके ओके, Yes, ma'am. चलिए जी, ओके अच्छा हम मिलेंगे 6:35 पे, हाफ एन आवर के ब्रेक के बाद। ओके Okay.